बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया बास्तेको और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, और ये चैप्टर चार्ज से मुतल्लिक है। ठीक है, फॉर्म होम चार्जेस का पार्ट पढ़ेंगे। चार्ज से मुतल्लिक है। चार्ज कहते हैं बेसिकली फर्द जुर्म को, फर्द इल्ज़ाम भी हम इसे कहते हैं। फर्द जुर्म क्या होती है, कैसे होती है, इस हवाले से एक अलहदा से वीडियो मेरी मौजूद है। आप जो है ना फर्द चार्ज फ्रेम भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। चार्ज फ्रेम डेली लॉ पॉइंट सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसका उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो चार्ज यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हम अमूमन जब कोर्ट में पेश होते हैं तो जैसा कहते हैं कि जी अब मुलज़िम पर जो है ना वो फर्ज जुर्म आयद करनी है या की जा चुकी है। ये फर्ज जुर्म क्या है, ये से हम कहते हैं फाइनल एक्विजिशन यानी कि हतमी इल्जाम। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एफ आई आर हुई, एफ आई आर के बाद चलान प्रोसिक्यूशन में आया, प्रोसिक्यूशन से आगे कोर्ट में गया। अब कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए फाइनल चार्ज लगाना है, फाइनल इल्जाम लगाना है इस मुलजिम पर कि आप मुलजिम को कहना है कि तुम पर ये इल्जाम है और इस इल्जाम को फलां सेक्शन डील करता है और उस सेक्शन के मुताबिक इतनी सजा इसकी बनती है, तुम इस हवाले से क्या कहते हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह जो सेक्शन है 221 से लेकर 232 तक। आगे ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस का पोर्शन स्टार्ट हो जाना तो उसे हम अलहदा पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर अलहदा वीडियो बनेगी। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंशियल्स कंटेंट्स ऑफ चार्ज वो हमने देखना है। उसके बाद अल्ट्रेशन एडिशन ऑफ चार्ज हमने देखनी है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ एरर को हमने देखना है कि चार्ज कब उसमें अगर कोई एरर हो तो क्या क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका क्या बनेगा। ठीक है, और अगर मटेरियल एरर है तो फिर क्या होगा, और अगर वैसे कोई जो क्लरिकल मिस्टेक है तो फिर उसका क्या असर केस पर होगा। ठीक है, उस हवाले से सारे मामला हम देखेंगे। तो आपके सामने ये सेक्शन मौजूद है, सेक्शन 221 चार्ज टू स्टेट ऑफेंस। ठीक है, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। के ये कानून कहता है कि इस कोड के तहत, इस ज़ाब्ते के तहत हर जो इल्ज़ाम है, हर जो चार्ज है उस कानून के मुताबिक, ठीक है, जो उस जुर्म मुलज़म ने वो जुर्म किया है ना उसको बयान किया जाएगा। उस जुर्म की नुयत के हवाले से उसको जुर्म जो है वो बयान किया जाएगा। नंबर 2 है स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। जो उस जुर्म का नाम है स्पेसिफिक, अगर लॉ ने उस जुर्म का कोई नाम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कत्ले अमद है, थेफ्ट है, ठीक है, मिसचीफ है, ठीक है, ये नाम दिए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ये नाम दिए गए और वहां पर चार्ज में उस जुर्म का नाम भी जो है ना वो लिखना है। ठीक है, हाउ स्टेटेड वेयर ऑफेंस हैज नो स्पेसिफिक नेम। अगर उस जुर्म का मुलज़म ने ऐसा जुर्म किया है जिसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है इस कोड में, ठीक है, ज़ाब्ते में, उस कानून में नाम नहीं है, तो फिर क्या होगा, उस जुर्म की तारीफ बयान की जाएगी। द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। उस जुर्म की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया जाएगा कि इस वाले से ये ऑफेंस बनता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पैरा द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड। जो उस कानून का सेक्शन है, जो उस कानून का नाम है, जो उसका लॉ बनता है, ठीक है, वो सारा उस चार्ज फ्रेम में फर जुर्म में वो भी लिखा जाएगा। आगे उसके बाद आता है कि व्हाट इम्प्लाइड इन चार्ज, जो उसका मफहूमी जो उसकी स्टेटमेंट होगी, मफहूमी स्टेटमेंट होगी चार्ज फ्रेम की, वो इक्वलेंट होगी उसकी लीगल कंडीशंस को पूरे करते हुए उसके लॉ के तहत जो उसने जुर्म किया है उसके वो इक्वल होगी। ठीक है, आगे उसके बाद है कि लैंग्वेज ऑफ चार्ज, के जो फर्द जुर्म है, जो चार्ज है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी। वे कि चार्ज शैल बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कि ये अदालत जो वो अपनी जुबान में भी लिख सकती है, इंग्लिश में भी लिख सकती है। ठीक है,
और अगर ऐसी ज़बान में लिखा जाता है कि जहाँ पर जो मुल्ज़िम है उसको समझ नहीं आती, ठीक है, तो फिर जो अदालत है उसको एलेबोरेट करेगी, उसको डिफाइन करेगी, उसको बताएगी, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7 पर प्रीवियस कन्विक्शन व्हेन टू बी स्टेटेड। यहाँ पर देखें कि व्हेन आया है कि कब जो साबका सजा है वो चार्ज फ्रेम में ऐड की जानी जरूरी है, कब, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि हर चार्ज फ्रेम में आपने वो चीजें देनी है, नहीं, साबका में, ठीक है। और इसको जो दूसरा सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 75 है, पाकिस्तान पीनल कोड है, प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से। मैं आपको ये एलेबोरेट कर देता हूं कि किसी भी जुर्म की सजा को इन्हांस करने के लिए उसकी प्रीवियस जो सजा है उसको मद्देनजर रखते हुए कब वो उसको उसकी जो सजा है उसको मेंशन किया जाएगा, कब, जब उसने उसी तरह का सेम ऑफेंस पिछले 3 साल के अंदर अंदर किया हो। अगर उसने पिछले 3 साल के अंदर अंदर वो सेम ऑफेंस किया फिर उस ऑफेंस का जिक्र जो है ना उसकी चार्ज फ्रेम में किया जाएगा, ठीक है। ये देखें अब इसकी इलस्ट्रेशन, ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी। ए पर चार्ज है, पर इल्जाम है कि उसने बी को मर्डर किया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एज एक्ट फेल विदिन द डेफिनेशन मर्डर एंड गिवन इन सेक्शन 299 एंड 300 पाकिस्तान पेनल कोड। तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी, जो चार्ज फ्रेम की जो स्टेटमेंट होगी ये इक्वल होगी जो एक मर्डर की डेफिनेशन 299 और 300 सेक्शन जो पाकिस्तान पेनल कोड है उनमें जो बयान की गई है, ठीक है। और वहां पर यह भी क्लियर होगा कि ये जो इसकी जो एक्सेप्शंस है, ठीक है, 5 एक्सेप्शंस है, उनमें ये केस फॉल नहीं करता। यानी कि चार्ज फ्रेम में उसका जुर्म का नाम, जुर्म की नोयत, जुर्म की तारीफ, जुर्म की सजा, वो सारी चीजें लिखी जानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाबे वाला 222 है, पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। चार्ज फ्रेम में वक्त, जगह, जिस शख्स की जायदाद की बाबत वो जुर्म हुआ है, जिस शख्स की बाबत वो जुर्म हुआ है, जिस प्रॉपर्टी की बाबत वो जुर्म हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी की बाबत जुर्म हुआ है, कितने बंदों के बाबत वो जुर्म हुआ, वो कैटेगोरिकली उस सारी चीजों को अलग-अलग चार्ज फ्रेम में डिफाइन, चार्ज फ्रेम में लिखा जाना जरूरी होता है, ठीक हो गया। अगर प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है तो प्रॉपर्टी का जिक्र आना है, एक शख्स के मुतल्लिक है तो हर शख्स का एक एक आना। फर्ज करें अगर 4 मुल्जमान है, 2 मुल्जमान ने एक बंदे को कत्ल किया और 2 ने दूसरे को मजरूब किया, तो जिन्होंने मजरूब किया उन पर सिर्फ मजरूब के हवाले से जो हर्ट की सेक्शंस हैं वो इनकॉर्पोरेट होंगी, और जिसने मर्डर किया उस पर सिर्फ कत्ल की जो डेफिनेशन है या कत्ल के जो सेक्शंस हैं वो सिर्फ अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो चीजें वो अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि उसकी प्लेस के हवाले से, उसके पर्सन के हवाले से, उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से सारी चीजें डिटेल में लिखी जाएंगी, ठीक है। इसको ज्यादा यानी कि समझने के हद तक इसमें सिर्फ एक ही बात है जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन 223 है, व्हेन मैनर ऑफ कमिटेड ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि जब जो जुर्म है, जो जुर्म का जो तरीका है कि ये जुर्म कैसे किया गया, ये कब लिखा जाना जरूरी है, ठीक है। जुर्म का तरीकेकार कब लिखा जाना जरूरी है, वो कहता है कि व्हेन द नेचर ऑफ द केस is such that the particulars mentioned in section 221 and 222 do not give the accused sufficient notice, कि जब मुकदमे के हालातों वाकयात ये हों कि सेक्शन 221 और 222 की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हुए जो मुल्जिम है उसको समझ ना आए कि मुझ पर असल में इल्जाम क्या है, ठीक है, उसको क्लियर ना हो, तो फिर उस जो अमल किया गया है, जो जुर्म किया गया उसका तरीकेकार भी लिखना वाज़ेह। 2 मिसालें आपके साथ रखता हूं। इज अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल्स एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ए पर चार्ज है कि उसने एक मखसूस वक्त में किसी जगह पर चंद चीजें, फलां जगह से फलां चीजें उसने चुराई हैं। अब इसमें तो सिंपल सी बात है, उसने जी फलां जगह से फलां चीज की चोरी की है, ठीक है। द चार्ज नीड नॉट टू बी सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्ट। इसमें अब तरीकेकार नहीं
लिखा जाना जरूरी है कि उसने दीवार फलांकर चोरी की है, उसने दरवाजा तोड़कर चोरी की है, उसने मोटरसाइकिल पर चोरी की है, उसने गाड़ी पर चोरी की है? नहीं, सिंपल ये चीज है कि वो बंदा किसी भी तरीके से उस जगह पर गया है, ट्रेसपास उसने की और वहां से उसने वो चीज चोरी की है। सिंपल इज दैट, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर ए इल्जाम लगा देता है बी पर कि आपने मुझे फलां वक्त में फलां जगह पर चीट किया है, ठीक है, आपने मुझे धोखा दिया है, तो यहां पर जो मैनर ऑफ चीटिंग है ना, वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। भाई बताएं तो सही, इसने आपको चीट किया है, ठीक है, लेकिन कैसे चीट किया है, किस वजह से किया है, किस चीज को चीट किया है। अब यहाँ पर जरूरी है चीज, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट के हवाले से चीज चीट की है, पर्सन के हवाले से चीट की है, यहाँ पर चीजें वो लिखनी जरूरी हो जाती हैं। उसके बाद है 224 है, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, कि जो इस लॉ में जो चार्ज फ्रेम में जो वर्ड लिखा गया उसकी वही डेफिनेशन वो काउंट होगी जो उस वक्त उस चार्ज फ्रेम में उसको डिफाइन किया गया जैसे, ठीक है ना। ये नहीं कि अब उसकी मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं तो आपने उसका जो सेंस है, जो उसका मीनिंग है, वो मुख्तलिफ लेना। नहीं, आपने बिल्कुल मीनिंग वही लेना है जो उस स्पेसिफिक लॉ में उसका मीनिंग जो है वो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जनाबे वाला, जैसे बोर्ड है, बोर्ड का वर्ड थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं। वर्ड बोर्ड है, अब बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ लॉस में मुख्तलिफ को डिफाइन करता है। रेंट लॉस में रेंट ट्रिब्यूनल बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड है, वो लहदा चीजें हैं, लेकिन वर्ड बोर्ड वहां से मुराद होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एरर, अगर चार्ज फ्रेम में 225 सेक्शन है, अगर चार्ज फ्रेम में कोई एरर आ जाता है, ठीक है, कोई गलती आ जाती है, फिर क्या होगा, ठीक है। अब कहते हैं नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस आर द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस आर अदर पर्टिकुलर्स शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज एज द केस एज मटेरियल। यानी कि कोई भी मामूली एरर, कोई भी एरर जो है, कोई भी पर्टिकुलर्स जो रह जाता है, कोई भी एस्यूमेशन जो है वो रह जाती है, तो वो अगर तो मटेरियल नहीं है, ठीक है, एज द केस एज मटेरियल, अगर तो वो मटेरियल नहीं है, अगर वो उससे उसका जो मटेरियल इफेक्ट आ जाता है, जो एरर आ जाता है, उससे जो अक्यूज है वाज इन इफेक्ट मिसलेड बाय सच एरर आर ओमिशन, कि अगर वो जो अक्यूज है उस एरर से, उस फर्द जुर्म के उस एरर से मिसलेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको समझ नहीं आती, वो चार्ज में कुछ और चीज होती है लेकिन वो समझ कुछ और रहा होता है, फिर जो इफेक्ट ऑफ एरर है, ठीक है, वो उसको दुरुस्त किया जाना जरूरी है। अगर वो मिसलेड नहीं होता, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर उसी चार्ज पर उसकी आगे जाके कार्रवाई हो सकती है और जो सारे मामला जो हैं वो हो सकते हैं। इस हवाले से जो एक बहुत खूबसूरत जजमेंट है PLD 1972 कराची 351 पेज है, ठीक है, 351 पेज है। अब इसमें ये देखें, एक जो है इलस्ट्रेशन में आपको समझाता हूँ। एस चार्ज विद अंडर सेक्शन 242 of Pakistan Penal Code with having been in possession of counterfeit coin, कि ए पर इल्जाम है कि वो सेक्शन 242 के तहत उसके कब्जे में कुछ जाली सिक्के बरामद हुए, इस वजह से 242 के तहत वो जुर्म है। Having known at the time when he becomes possessed thereof and that such coin was counterfeit, the word fraudulently being omitted in the charge, unless it appears that A was in fact misled by this omission, the error shall be not charged as material। यानी कि देखें कि अगर उसको पता है, अगर एक शख्स पर जो उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि आपने फलां वक्त में ये जो जाली सिक्के हैं वो अपने पास रखे हैं, ठीक है, और अगर तो सिर्फ जाली फ्रॉडलेंटली का जो वर्ड है वो वहां पर नहीं है, कि धोखाधड़ी से आपने वहां पर रखे हैं, और फिर चार्ज को उसको धोखाधड़ी के तहत उसको सजा दी जाती है, तो ये मटेरियल इफेक्ट है, ठीक है। देखें वो उसको पता नहीं,
अगर तो फ्रॉडुलेंटली का वर्ड आएगा तो इट मीन्स को उसको पहले से पता है कि ये जो सिक्के हैं, ये जो करेंसी है जाली है और मैं इसे जानबूझकर अपने पास रख रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो नहीं जानता, ठीक है, कोई उसे दे गया और उसको बाद में पता चलता है, तो फिर सिंपल पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन आएगा। लेकिन अगर वहां पर फ्रॉडुलेंटली का वर्ड आ गया तो इसका मतलब यही है कि उसने जानबूझकर वो चीज अपने कब्जे में रखी है। अब ये जो है ना, ये मटेरियल जो है वो इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 226 है, ये रिपील हो गया, ठीक है। और उसके बाद 227 है, कोर्ट में आल्टर चार्ज। जो अदालत है वो किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर चार्ज को, फर्ज जुर्म को तब्दील कर सकती है, उसमें नई चीजें ऐड कर सकती है, ठीक है, किसी भी वक्त जजमेंट को प्रोनाउंस करने से पहले पहले। और उसकी जो सच अल्ट्रेशन है या एडिशन है, ये अक्यूज को पढ़कर सुनाई भी जाएगी और उसको समझाई भी जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 228 है, व्हेन ट्रायल में प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्ट्रेशन, के मुलजम कब जो जब अल्ट्रेशन हो जाती है, चार्ज अमेंड हो जाता है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। अगर उसके बाद क्या नया ट्रायल होता है, नहीं होता, क्या होता है। अगर अगर उस अल्ट्रेशन से अगर उस अल्ट्रेशन से कोर्ट ये समझती है टू prejudice the accused in his defense or the prosecution in the conduct of the case, the court may in its discretion after such charge or alteration or addition has been framed or made proceed with the trial as if the new or altered charge has been had been the original charge। यानी कि अगर तो उससे मुलजम या इस्तगासा की जानबदारी का एहतमाल नहीं है, ठीक है, तो जो ट्रायल है वो उसी सतह से स्टार्ट होगा जिस सतह पर वो था, और वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे ये न्यू ट्रायल जो है वो कमेंस किया गया है, ठीक है। उसके बाद 229 है, व्हेन न्यू ट्रायल में बी डायरेक्टेड ट्रायल सस्पेंडेड। और कब जो है वो नया ट्रायल स्टार्ट किया जा सकता है, चार्ज अमेंड होने के बाद, अल्टर होने के बाद, ठीक है, या ट्रायल सस्पेंड किया जा सकता है जब ये एहतमाल हो टू प्रेजुडिस द अक्यूज और द प्रोसिक्यूशन एज अफोरसेड, कि जहां पर मुलजम या इस्तगवासा की जानबदारी का कोई एहतमाल हो, उनको नुकसान पहुंच रहा हो उस चार्ज से, ठीक है, जिसके लिए दोबारा एविडेंस, दोबारा सारी चीजें की जानी जरूरी है, तो फिर जो कोर्ट है वो न्यू ट्रायल कमेंस करेगी, ठीक है। उसके बाद जनाब सेक्शन 233 है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स इफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस इन अल्टर्ड चार्ज रिक्वायर्ड प्रीवियस सैंक्शन। अगर उस चार्ज में अल्ट्रेशन हो गया, चार्ज तब्दील किया गया, तो उसमें प्रोसिक्यूशन का अगर कोई मुतलका किसी से जो है वो इजाजत सैंक्शन की जरूरत है, तो वो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो इजाजत नहीं मिलती, जो केस को वो आगे उसकी प्रोसीडिंग स्टे करके उसको उसमें आगे कार्रवाई कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 231 है, रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। जब चार्ज जो है वो अल्टर्ड किया जाता है, तब्दील किया जाता है, तो क्या होता है, गवाहान के साथ क्या होता है, व्हेन अ चार्ज इज अल्टर्ड और एडेड बाय द कोर्ट after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed to recall, re-summon, re-examine with reference such alteration addition। तो जो उस चार्ज में अल्ट्रेशन या उसमें एडिशन हुई है, उसके बाबत, उसके मुतालिक मुलजम या इस्तगासा जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, वो अपने गवाहान को दोबारा बुलवा सकती है, दोबारा समन कर सकती है और दोबारा उन पर जीरा और सारे मामलात वो कर सकती है। 232 है, इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। मैंने पहले कहा था ना कि अगर मटेरियल इफेक्ट की दो चीजें, इफ अक्यूज वाज मिसलेड और इफ द अक्यूज वाज नॉट मिसलेड। अगर तो उन प्रोसीडिंग से जो अक्यूज है वो मिसलेड होता है उन एरर से, ठीक है, मटेरियल एरर से अगर अक्यूज मिसलेड होता है, तो जो हाई कोर्ट है, एपलेट कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन है, वो उस चार्ज को अपने रिवीजन की पावर्स को यूज करते हुए, अपील की पावर्स को यूज करते हुए, जैसे कि उनकी पावर्स जो है इस चैप्टर के तहत बयान कर दी गई हैं, ठीक है, तो वो कह सकती हैं कि इस ट्रायल का जो है इसको नए सिरे से इस केस को सुना जाए और उसमें सारी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। और अगर वो मिसलेड नहीं होता तो फिर मामला जो है वो ठीक है। और उसमें अगर सजा हो गई है और वैलिड चार्ज नहीं लगता, ठीक है, उसमें या इफ द अक्यूज मिसलेड होता है प्रोसीडिंग से, ठीक है, चार्ज से मिसलेड होता है,
तो इसकी जो कन्विक्शन होगी, इस बेस पर जो कन्विक्ट जो सजा दी जा चुकी है उसको भी जो अदालत है वो खत्म कर सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।